अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़। ठीक है, बहुत सी मोडेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डीप हीटिंग में, जिसमें हमारे पास इंफ्रारेड आ जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं। ये वो डीप हीटिंग मोडेलिटीज़ हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऑब्वियसली हम लोगों को सुपरफिशियल हीटिंग रिक्वायर होती है, जैसे माइनर मसल स्पैज़म हो गया है। ठीक है, मसल में पेन हो गई है, उसको रिलीव करने के लिए हम सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सी मोडेलिटी सुपरफिशियल हीटिंग में यूज़ होती हैं और कौन सी डीप हीटिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ हमारे पास बेसिकली सबसे पहले पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी आती है, जिसमें हम पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं और उसको जो है वो हम डिफरेंट बॉडी पार्ट के ऊपर पोर करते हैं और फिर वो पेशेंट को सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हॉट पैक्स आते हैं। हॉट पैक्स के अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स होते हैं और हाइड्रोकुलेटर होते हैं, जो अब इतने यूज़ नहीं किए जाते। इसके अलावा रिलफुल बाथ थेरेपी होती है। इसमें हम लोग जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ द वाटर, वार्म वाटर लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ वाटर, और फिर हम पेशेंट ये जो है ना वो हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रास्ट बाथ आता है। इसमें हम लोग जो है ना कोल्ड और हीट, हम दोनों के इफेक्ट्स को जो है वो कंबाइन करते हैं। पहले पेशेंट को हम लोग कोल्ड बाथ में रखते हैं और फिर हम लोग हॉट में देते हैं ताकि जो है ना उसको वो बेनिफिश हो। उसके बाद हमारे पास हीलियोथेरेपी होती है। हीलियोथेरेपी ऑब्वियसली सन से जो रेज आती हैं उसके थ्रू आप करते हैं। और फिर स्वाना बाथ होती है, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस होते हैं। इसमें एक्सेसिवली स्वेटिंग होती है। ठीक है, और फिर ये जो है ना वो बॉडी से तमाम के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेकर चली जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं। जो पहली सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। ठीक है, कौन सी? पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई पैराफिन वैक्स है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं सुपरफिशियल हीटिंग के लिए। ठीक है, अब बेसिकली जो पैराफिन वैक्स होती है ये हमारे पास क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और हम लोग किसको चाहते हैं कि इसको मेल्ट करेंगे तो ही ऑब्वियसली हम इसको पेशेंट की बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मेथड से। चाहे हम लोगों ने पेशेंट की बॉडी पे पोर करना है या ब्रशिंग करनी है तो हमें लिक्विड चाहिए होगी। अब हमने इसको जब मेल्ट करना होता है सॉलिड से लिक्विड में, तो हमारे पास जो टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी जो पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास 50 से 55 के दरमियान होता है। 51 से लेकर 55 के दरमियान होता है, जो कि पेशेंट के लिए इतना सूटेबल नहीं होता क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर है। हम लोग को कितना चाहिए होता है, 40 से लेकर 44 तक हम लोग रखते हैं, या 41 से लेकर 44 तक हम लोग रखते हैं, ताकि जो है वो पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। अब यहाँ पर इस टेम्परेचर को रीच करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर जो सॉलिड होती है इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटीज़ में हम लोग मोल्टन वैक्स ऐड कर सकते हैं, मिनरल ऑयल ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है वो उसका टेम्परेचर यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो, वो जल्दी मेल्ट हो जाए और पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। वाटर हम इसमें इसलिए नहीं ऐड कर सके क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई है। अब हम लोगों ने कितनी रेशो रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास है सॉलिड वैक्स जिसके अंदर हम मोल्टन वैक्स यानी हम लोग पैराफिन लिक्विड ऐड कर रहे हैं, या लिक्विड पैराफिन उसको कहने आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग साथ में कुछ पेट्रोलियम जेली ऐड कर रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो इसकी रेशो क्या होनी चाहिए, अगर 7 रेशो सॉलिड वैक्स की ले रहे हैं तो 3 रेशो हम लोग किसकी लेंगे, लिक्विड पैराफिन की, और 1 रेशो हम किसकी लेंगे, पेट्रोलियम जेली की। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर हम लोग सॉलिड वैक्स के साथ साथ यूज़ कर रहे हैं मिनरल ऑयल या फिर लिक्विड पैराफिन, तो उसकी रेशो हमारे पास क्या होगी, 7:1। ठीक है, ये बेसिकली बुक के अंदर इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये बात उसने लिखी हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। अब हम इसी वैक्स को पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए, और फिर जो है वो हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट जो है वो किस तरह का होता है, इस चीज़ को अब हम लोगों ने पढ़ना है कि पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है वो हमारे पास ऑब्वियसली एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होगा जिसके अंदर क्या होगी, वैक्स मौजूद होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ मेन्स होंगे ताकि जो है जिसको हम स्विच करेंगे ऑन एंड ऑफ, जो कि क्या करेगा, इसको हीटिंग में मेल्ट होने में हेल्प करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए। फिर हमारे पास एक थर्मोस्टेट होगा ताकि हम लोग जो है वो क्या कर सके, इसके टेम्परेचर को क्या कर सके, मेंटेन कर सकें। फिर हमारे पास एक थर्मोस्टेट पायलट लैंप होगा जो हमें ये बताएगा कि इस वक्त थर्मोस्टेट ऑन है कि नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, एक पावर पायलट लैंप होगा जो कि हमें ये बताएगा कि पीछे से वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके ऊपर एक लिड होगा देने के लिए, ताकि हम लोगों को पता हो
जो है हमारे पास ऑब्वियसली उसको कंटेनर को कवर करने के लिए। फिर हमारे पास एक केस्टर होगा जो कि हमें इस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो है ना वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए। अब हमारी जो मेन बातें हैं वो हो रही हैं स्टार्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ने हैं मेथड्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इनिशियली आप लोगों ने क्या करना होता है कि पेशेंट की स्किन को प्रॉपरली क्लीन करना होता है सॉप या वाटर का यूज़ करते हुए। ठीक है, फिर दूसरा काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर आपने प्रॉपरली जो है वो सॉक करना है। ठीक है, टॉवल के थ्रू पेशेंट की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। पेशेंट अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो ही वो बेटर ट्रीट हो सकेगा। और फिर हम लोगों ने अप्लाई करने से पहले ये बात लाजमी करनी है ताकि जो है वो हम लोग क्या यूज़ कर के जो है वो उसको बर्न कॉज ना कर दे कि वहाँ पर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। ये चीज़ हम लोगों ने लाजमी इसका ख्याल रखना है। अगर मॉइस्चर होगा तो उससे बर्न भी कॉज हो सकता है। फिर हम लोग जो है वो वैक्स को बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास मोल्टन वैक्स हो जाती है, जिसको हम लोग ना 10 से 20 मिनट का जो ट्रीटमेंट टाइम है वो दे रहे होते हैं पेशेंट को। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट पे आते हैं कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट पोरिंग मेथड है। इसको आप इमेजिन करें कि आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आप लोग जो है वो आपके पास पेशेंट बैठा हुआ है और उसके आप पोर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी वैक्स लेंगे, उसको पेशेंट की स्किन के ऊपर या उस पार्ट के ऊपर जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, पोर कर देते हैं। ठीक है, जिसको हमने करना है। और उसके बाद उसको पोर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या कर देते हैं, टॉवल को जो है वो रैप कर देते हैं। ठीक है, टॉवल को रैप करते हैं, तब तक रैप करते हैं जब वो है वो वैक्स बाहर जब आ जाती है। तो हमें पता है वैक्स जब भी हीट नहीं हो रही होती है वो बाहर आ जाती है तो वो दोबारा से सॉलिडिफाई होने लग जाती है। तो वो सॉलिडिफाई होकर पेशेंट की स्किन के ऊपर जो है वो लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो टॉवल को ये किया आपने, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए लगे रहने दिया और आपने तकरीबन 6 से 7 लेयर्स हैं वो इस तरह से एक ट्रीटमेंट टाइम में 6 से 7 या 4 से 6 लेयर्स हैं वो आप एक ट्रीटमेंट टाइम में जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास आता है ब्रशिंग मेथड। ठीक है, अब ब्रशिंग मेथड में क्या होता है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वही आप इमेजिन करें कि आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर आप लोग जो है वो ब्रश को डिप कर रहे हैं और बिल्कुल उस ब्रश से आपके पास वैक्स आ रही है जो कि आप पेशेंट की स्किन के ऊपर जो है वो आप लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो यूजुअली इसके 4 से 6 कोट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। फिर हम वैक्स को सॉलिडिफाई करते हैं और उसके बाद जो है वो हम उसको टॉवल से जो है ना रैप कर देते हैं ताकि जो है उसकी हीटिंग जो है वो अच्छी प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये 2 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद जो हमारे पास इसका तीसरा मेथड है वो है डायरेक्ट इमर्जन मेथड। अब डायरेक्ट इमर्जन में देखिए आपको कुछ चीज़ें तो नाम से पता चल रही है। डायरेक्ट पोरिंग मेथड से भी पता चल गया ऊपर पोर करेंगे, ब्रशिंग से भी पता चल गया ऊपर लगाएंगे। डायरेक्ट अब हमारे पास जो इमर्जन मेथड है उससे भी साफ साफ पता चल रहा है कि हम उस पार्ट को उस जगह पे किसी भी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हमारे पास वैक्स है, हमने जो पार्ट ट्रीट करना है हम उसको कर देंगे उस पार्ट को उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर जो है वो वैक्स मौजूद होगी। डायरेक्टली हम लोग जो है ना उसके अंदर इमर्स कर देंगे। फिर जब हम लोगों ने देखा इमर्स किया पार्ट, हम लोगों ने उसको बाहर निकाले, देखा कि वैक्स क्या हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है, सॉलिडिफाई हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग जो है वो उसको टॉवल के साथ रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, टॉवलिंग या बैंडेजिंग मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉवल को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिप कर रहे होते हैं वैक्स के ऊपर और उसके बाद जो है ना वो वैक्स के अंदर डिप करने के बाद हम लोग जो है उसको बॉडी के ऊपर रैप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये थेरेपी। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस होते हैं पैराफिन वैक्स के, ये हमारे पास जो है ना मेन बात तो ऑब्वियसली यही है। पहली बात तो ये है कि एक तो ये कि सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसको कहा यही है कि ये सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटीज़ है। सुपरफिशियल हीट होगी तो वहाँ पर लोकल सर्कुलेशन उस एरिया की इंप्रूव होगी। ठीक है, स्किन जो है वो प्लाएबल हो जाएगी, यानी स्किन की जो एक्सटेंसिबिलिटी है वो इसमें इंप्रूव होगी। स्टिफनेस कम होगी, क्योंकि हमें पता है जहाँ भी हीटिंग होगी वहाँ पर स्टिफनेस जो है वो कम ही होगी और स्टिफनेस कम होगी तो साथ ही साथ पेन को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी इंडिकेशंस क्या आती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी इंडिकेशंस। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है या ऑस्टियो आर्थराइटिस का है या उसको कोई स्टिफनेस प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर उसको कोई एडहेजन प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर जो है वो कुछ स्कार है स्किन के ऊपर, या फिर पोस्ट इमोबिलाइजेशन यानी ऑपरेशन के बाद अगर आपने उसको इमोबिलाइज किया, फ्रैक्चर के बाद आपने इमोबिलाइज किया, उसके बाद उसकी जॉइंट्स में या मसल्स में जो जॉइंट में स्टिफनेस हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह
जैसे उसके मसल में पेन हो रही है तो हम लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं पैराफिन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्टिफनेस में जो है, या फिर एडहेरेंस वगैरह में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या आती हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमें वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना अगर ओपन वाउंड्स है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी बंदे को ओपन वाउंड्स है और ऊपर से आप वैक्स डाल रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ही कोई बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्किन रैशेज़ हैं। ऑब्वियसली अगर स्किन का कोई इशू है तो भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई एलर्जी कंडीशन है जो कि हम हर पेशेंट से पूछते हैं कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन है। देखिए अगर एक बंदा है जिसको जो है वो स्किन की सेंसेशन अच्छी नहीं है, उसके सेंसरी नर्व इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, और उसको अगर आप मोल्टन वैक्स लगा रहे हैं जो कि एक हीटिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो पेशेंट आपको कभी भी नहीं बता पाएगा कि मुझे क्या मसला है, मुझे कितनी हीट लग रही है या ज़्यादा गर्म ठंडा लग रहा है। तो इस केस में हम लोग कभी भी ना कोल्ड यूज़ करते हैं ना हम लोग हॉट थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर आर्टेरियल सप्लाई अगर डिफेक्टिव है, देखिए अगर किसी बंदे की आर्टेरियल सप्लाई किसी भी रीज़न से डिफेक्टिव है, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है या कोई भी मसला है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह पर हीट बनती रहेगी, ब्लड चूँकि आगे मूव ही नहीं करेगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो हीट जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। एक जगह पर लोकलाइज रहेगी तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो सकती है, बर्निंग प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है पैराफिन वैक्स बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ गई होगी। एक बार मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे हम लोगों ने पैराफिन वैक्स का बाथ थेरेपी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने पैराफिन वैक्स बाथ यूनिट की बात की, फिर हम लोगों ने मेथड्स देखे जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्ट पोरिंग मेथड पढ़ा, ब्रशिंग मेथड पढ़ा, डायरेक्ट इमर्जन मेथड पढ़ा, टॉवलिंग और बैंडेजिंग पढ़ा, फिर हम लोगों ने इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस पढ़े, ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े। एक पॉइंट मिस किया, वो है हमारे पास मेंटेनेंस। आप देखिए एक बात है कि आप लोगों ने पैराफिन वैक्स को एक बार आपने यूज़ कर लिया, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम लोग जो है वो हर बार जो है वो बहुत ज़्यादा वैक्स को जो है वो करें और फिर हमारे पास जो यूनिट है वो भी स्टीराइल ना हो। तो उसको स्टीराइल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 212 फ़ारेनहाइट पे उसको दोबारा से हील करते हैं और फिर उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स बाद हम लोगों को हमेशा वैक्स चेंज करनी है, 6 मंथ से ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हॉट पैक्स या हाइड्रोकोलेटर पैक्स जो है वो पढ़ेंगे।